नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है और सत्र का पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा है। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने हलके के मुद्दे उठाए तो संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उसके जवाब भी दिए। इसमें परिवार पहचान पत्र को लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिला है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जनता को पोर्टल से छुटकारा दिला दीजिए। बारिश और बाढ़ से नुकसान के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया। इस दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक देखने को मिली। इसके अलावा फसल बीमा योजना को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। पत्र का हाल ये है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी का परिवार पहचान पत्र बना है और उनको पेंशन के लिए रिकमेंड किया गया है और उन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर 1,80,000 अपनी इनकम दर्शाई है। ये है परिवार पहचान पत्र का लाभ। रोहतक के मेयर का परिवार पहचान पत्र बना है, उसके अंदर इनकम 1,80,000 दिखाई है, उसको रिकमेंड किया गया है कि उसकी पेंशन बनाई जाए। ये है परिवार पहचान पत्र का। अध्यक्ष महोदय ऐसा मैं कह नहीं सकता। ये 2011 ऑन रिकॉर्ड 2000 कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए थे। जब अखबार में छपी, अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए। जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्मा नीचे इनको बताते हुए हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं। पूरा प्रावधान उसमें अप्लाई करेंगे, वही करेंगे जिसका गलत है वही करेगा। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है। ये जो भूषण बत्ता जी ने नाम लिए और मुख्यमंत्री जी ने फलाने का नाम लिया, राशन कार्ड या फलाने का, सवाल आज का है, आज के पहचान पत्र का है। जो आपकी पीपीपी चल रही है, ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है, उसकी चर्चा है। ये मैं जानता हूं, मनमोहन जिसका नाम है वो करोड़पति आदमी है, वो रामचंद्र जांगड़ा, कोई उनने जान के नहीं किया। ये आपके इसने किया है, पोर्टल ने। पोर्टल डिफेक्टिव है, पोर्टल से पीछा छुड़वा दो। हरियाणा का हर चीज में पोर्टल, इसका भी पोर्टल बनाओ आप। इसका मैं जानता हूं, मनमोहन को जानता हूं, उसके परिवार को जानता हूं। वो एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा अपने जानकर, ना रामचंद्र जांगड़ा करेगा। ये किसने किया फिर? ये आपके से पोर्टल ने किया ना। ये पोर्टल से पीछा छुड़वाओ या एक पोर्टल और बना दो जो ऐसे काम किया, पोर्टल को बता दो। पोर्टल हर काम में पोर्टल। ये क्या करेंगे बैठे जो आपके पीछे से पोर्टल चलाते रहेंगे? ये अब देखो तो आप कितनी गलतियां हैं। इससे जो है तो उसको हर बारी ये आता है कि गलतियां सुधारी जाए। किस एजेंसी के पास थी ये सवाल? आज इस बात का किस एजेंसी ने गलती की, उसको क्या दंडित किया आपने? उसको कोई पेनल्टी लगाई? मनमोहन जैसे आदमी का आप नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, रामचंद्र जांगड़ा नाम डाल रहे हैं वो एजेंसी, उनको सजा दी? खिलवाड़ हो रही है ये। चलिए हाँ, एक मैं नहीं वो भिजवा दूंगा आपके। जबरदस्त ये जो है परेशानी का सबब बन गया है ये परिवार पहचान पत्र। इसको अभी भी समय है। नहीं आप इसको रद्द करिए और लोग जो हैं बहुत खुश होंगे। ये इसको पूरा का पूरा ये जो परिवार पहचान पत्र और आईडी है, इसको रद्द कर दीजिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से परिवार पहचान पत्र को लेकर के आज जमकर सदन के अंदर हंगामा हुआ है और उसके बाद भी कुछ और अहम सवाल थे जिसको विपक्ष ने उठाया और उसके भी जवाब देखे आज हम लोगों ने कि किस तरीके से सदन के अंदर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पहला दिन काफी हंगामेदार रहा है। अब आज की बड़ी बहस के सवाल हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि मानसून सत्र का पहला दिन आखिर कैसा रहा है, इसको आज थोड़ा समझेंगे। दूसरा सवाल यह है कि हंगामे से जो हल्के की समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी, और तीसरा सवाल यह है कि पोर्टल को लेकर के विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं आखिर इससे ऐतराज क्या है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। हालांकि अब
एक बार फिर से आप देखेंगे कि सोमवार से दोबारा से जब शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई तब और किन मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन आज के इन मुद्दों को और जिस तरह का हंगामा हुआ उसको कैसे देखा जाए, जिसको समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। दीपकमल सारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपकमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रविंद्र ढूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र ढूल जी, आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, आपके ही पास आऊंगा मैं सबसे पहले, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे और आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से हंगामा हुआ, लेकिन जो मामला सबसे ज्यादा उठ रहा था प्रवीण जी, वो था पीपीपी यानी कि परिवार पहचान पत्र। और इसको लेकर के हम लोगों ने देखा काफी हंगामा हुआ और भूपेंद्र हुड्डा तो ये तक कहते हुए नजर आए कि पोर्टल के चक्कर में आप लोगों ने ऐसा उलझाया है, आप इसको बंद कर दीजिए। कैसे इसको देखा जाए? देखिए आयुष भाई, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या यूं कहें कि कांग्रेस क्यों परेशान है पोर्टल से या क्यों परेशान है पारदर्शिता से। जैसे जैसे सिस्टम के अंदर पारदर्शिता बढ़ी, वैसे वैसे हुड्डा साहब की परेशानी बढ़ती चली गई। आप अगर पीछे से देखें, 2016 से हम इसके ऊपर अगर एक नजर मारते हैं तो हमें समझ में आएगा कि पारदर्शिता क्यों डराती है कांग्रेसियों को। 2016 के अंदर सरकार ने पहली बार डीबीटी किया कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी ऑनलाइन। तो क्या हुआ, यही हुड्डा साहब, यही कांग्रेसी विरोध लगे करने कि बुजुर्गों के तो खाते नहीं होते, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा, गांव में तो बैंक नहीं होता, वगैरह वगैरह। इन्होंने खूब आलोचना की। और आज स्थिति यह है आयुष भाई कि बुजुर्ग इस योजना से प्रसन्न है। जहां 2014 के अंदर प्रदेश में जो पेंशन के जो लाभार्थी हैं वो 21.82 लाख, मतलब 21,82,000 थे, आज वो बढ़ के हो गए हैं 30,78,000। जहां 2014 के अंदर पेंशन पे सरकार उस वक्त खर्च कर रही थी 2,618 रुपए, आज सरकार खर्च कर रही है 10,157 रुपए। नंबर एक। दूसरा, फिर आप याद कीजिए 2018 के बाद, 2018 में सरकार ने जब किया कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, तब फिर ये कांग्रेसी बाहर निकल के आए। इन्होंने खूब हल्ला मचाना शुरू किया कि आप तो आड़ती और किसान का संबंध खराब करना चाहते हो, कि ऐसा आड़ती किसान का एटीएम होता है, वगैरह वगैरह। खूब आलोचना, खूब चिल्लाना शुरू किया। आज किसान भाइयों से पूछ के देखिए कितना आनंद उठा रहे हैं कि जैसी मंडी में फसल बेचते हैं 72 घंटे में उनकी फसल का पैसा उनके खाते में होता है। इस बात का आनंद आप उस किसान से पूछेंगे, वो बेहतर बता पाएगा। इस तरह से जैसे जैसे सिस्टम में पारदर्शिता आनी शुरू हुई, वैसे वैसे कांग्रेसी मित्र परेशान होने। नहीं, ठीक है प्रवीण जी, अब आपने कहा कि इनको ट्रांसपेरेंसी से प्रॉब्लम है, मैं इसका जवाब रविंद्र जी से ले लूंगा। लेकिन एक सवाल जो मैं बार बार देख रहा हूं, और खासतौर से जब भी परिवार पहचान पत्र की बात आती है, मुख्यमंत्री आज भी सदन में कह रहे थे त्रुटियां हैं तो हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हीं त्रुटियों की ओर तो इशारा कर रहे हैं ना। इतना ज्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए, यही बात तो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे। देखिए, ऐसा है कि जब परिवार पहचान पत्र सरकार ये योजना लेके आई तो मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त ये घोषणा की थी, क्योंकि जब भी आप कोई नया रिफॉर्म करते हो वो 100% परफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 जब भेजा चांद पे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उसमें भी लास्ट टाइम में दिक्कत आ गई थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के अंदर वो कामयाब हुआ ना। तो जब मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके कि अगर कोई त्रुटि है उसको हम ठीक करेंगे, उसके लिए बाकायदा कैंप लगाए, बाकायदा जो है जो लोग सरकारी कर्मचारियों को लगाया, लोगों को बार बार अपील की कि अगर कोई कमी है, किसी ने कोई चेंज करवाना है तो वो उस चेंज करवाने के लिए उसके अंदर प्रावधान है, उसका प्रयोग करे, वगैरह वगैरह। सरकार लगातार इस प्रयास में है कि जो उसके अंदर क्लैरिकल मिस्टेक कह लीजिए, मानव जनित कमियां कह लीजिए, ह्यूमन एरर कह लीजिए, वो स्वाभाविक है आयुष भाई। हम आप चैनल में आप भी देखते हैं, आपकी पीसीआर टीम जब नीचे कोई स्ट्रिप चलती है तो कई बार उसमें स्पेलिंग गलत लिखी जाती है जल्दबाजी, लेकिन उसको ठीक भी तो करते हैं तुरंत। तो ये ह्यूमन एरर्स है और इसके लिए सरकार ओपन है और सरकार बार बार कह भी चुकी है। लेकिन विषय यहाँ पे अलग है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है आयुष भाई, एक बात देखिए, अब हो क्या रहा है कि हमारा जो विपक्ष है वो परेशानी के अंदर जिस तरह का पाखंड करता है वो देखने वाला है। अब जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा, उसका उदाहरण ले लीजिए। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा पे जिस तरह से किरण चौधरी जी बात कर रही थी, 2014 से पहले भी ये योजना थी और एक नाम से नहीं थी आयुष भाई, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के नाम से पहले लेके आए, फिर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से इन्होंने उसको परिवर्तित किया, फिर इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड नेशनल इंश्योरेंस स्कीम,
और उसके अंदर हैरान हो गए आयुष भाई आप कि किया क्या किसान के साथ। इन्होंने एक मात्र 164 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया 2004 से 2014 तक, और उसमें भी किसान से प्रीमियम कितना लिया 245 करोड़ रुपए, और कंपनसेशन कितना दिया 154 करोड़ रुपए। लेकिन वर्तमान सरकार जब प्रधानमंत्री फसल बीमा लेके आई तो किसान से लिया 1943 करोड़ रुपए आज तक, और कंपनसेशन कितना दिया 7648 करोड़ रुपए। अब इन चीज को जब आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि पाखंड की राजनीति नहीं चला करती। वर्तमान सरकार ने जो किसान के लिए काम किया वो सामने दिख रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, किसान प्रसन्न नहीं ठीक है, लेकिन किरण उसके चौधरी का ये बावजूद कहना था कि भाई देखिए ये स्वेच्छा से नहीं होता है, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप ये एक ऑप्शन के तौर पर आपने रखा तो ये स्वेच्छा से नहीं होता। हालांकि वो बहस काफी हुई, हम लोगों ने देखा कि कृषि मंत्री भी कह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, आप चलिए जो गलत होगा वो सदस्यता छोड़े, अब इस पर क्या होगा ये हम लोग देखें। लेकिन मैं रविंद्र ढुल जी का रुख कर लेता हूं। ढुल साहब, क्योंकि जो सबसे बड़ा मुद्दा था एक तो परिवार पहचान पत्र का, भूपेंद्र हुड्डा जब इस मुद्दे को उठा रहे थे तब उसको लेकर के जो जवाब आए उसको आप कैसे देखते हैं? और यहां पर भी इस चर्चा में प्रवीण जी कह रहे हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग ला रहे हैं उसकी वजह से आप लोग खाली ये चाहते हैं कि पोर्टल बंद हो जाए और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। देखिए, जिस प्रकार की बात मेरे भाई ने की है वो मुद्दे को डेविएट करने के लिए की है। मुद्दा ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा बढ़कर के पोर्टल के द्वारा आ रही असुविधा के कारण से जो है उसके साथ में जुड़ा हुआ था। परिवार पहचान पत्र जो है, फैमिली आईडी, कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। जिस प्रकार इन्होंने जो है इनकम को इसके साथ में जोड़ने का काम किया, इनकम सेल्फ वेरीफाइड है, जिसके कारण से जो है मेजोरिटी जो है इस प्रदेश के अंदर लोगों की इनकम प्रॉपरली वेरीफाई हुए बिना उसके अंदर आ गई। अब वेरीफाई नहीं हुई तो उसके कारण लोगों के बेनिफिट ऑटोमेटिकली कट हो गए। तो ऐसे में जो है चीजें, और दूसरी चीज जो है बहुत ज्यादा जगह पे जो इनकम सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे वहां पे भरी जा रही है, यानी कि उसके पीछे जो आधार है वो व्यक्ति की स्वयं की घोषणा है। तो ऐसे में इस प्रकार की चीजें करके जिस प्रकार इन्होंने बेनिफिट काटने का काम किया, तो ये है पहली बात अपारदर्शिता और असुविधा का एक बहुत बड़ा रीजन। देखिए आप सीईटी के मामले में कितना बड़ा हंगामा क्यों हुआ था, वो केवल मात्र इनकी प्रॉपर्टी आईडी इसके कारण से हुआ था ये हंगामा। इसका रीजन ये था कि भी आपने जो है नंबरों को जो है इनकम के साथ में जोड़ने का काम किया, अच्छी बात है, जोड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो इनकम वेरीफाई सेल्फ वेरीफाइड है। तो हजारों लोगों ने गलत बेनिफिट लेकर के पेपर देने का काम किया, जिसके कारण इनको लताड़ लगी। ये पारदर्शिता क्या, जो ये मैं कहता हूँ प्रपंच और पाखंड यहाँ पे रचा जा रहा है, उससे किसी भी हालत में इस मामले में जो हो रही असुविधाएं उससे सरकार, लेकिन असुविधाओं को लेकर के तो प्रवीण जी भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कोई नई अगर हम लोग स्कीम लेकर के आ रहे हैं या कोई व्यवस्था अगर हम कर रहे हैं तो वो फुल प्रूफ तो नहीं हो सकती, उसके अंदर कुछ दिक्कतें हो सकती है और उसके लिए हम लोग तैयार हैं, उसके लिए हम लोग तैयार हैं कि आप लाइए, हम करेक्शन कर रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं, करेक्शन तो कर ही रहे हैं। सुनिए मैं धक्का बताता हूँ, करेक्शन में अच्छी बात है, देखो हर व्यवस्था में समस्याएं होती हैं, लेकिन व्यवस्था के साथ धक्का नहीं होता कि भाई मेरी फसल मेरा बिरो में आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी आईडी मेंशन नहीं करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये नहीं कर सकते तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते ऐसे नहीं होगा। 550 योजनाएं, यहाँ तक कि महिलाओं के जो रेप विक्टिम है या कोई ऐसी विक्टिम है जिनको एसिड अटैक विक्टिम है, उनको भी कंपेंसेशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी उनके पास में, फैमिली आईडी सॉरी। तो जिस प्रकार का धक्का करके 550 सर्विसेज को, सारे हरियाणा की सभी मेजोरिटी सर्विसेज को फैमिली आईडी से जोड़ने का काम किया, उससे पहले आप उसको फैमिली आईडी को दुरुस्त करके डाटा प्रॉपर मेंटेन करके लोगों के ऑब्जेक्शन लेके करते, उसके बाद ठीक होता। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, एंड रिजल्ट इज नील बटा नील। प्रॉपर्टी फैमिली आईडी हर जगह पे लोगों की गलत है, और उन गलत फैमिली आईडी के कारण जो है कुछ लोगों के बेनिफिट कट गए, कुछ के आ गए, तो लोग लाइन के ऊपर खड़े हैं। अरे पहले भाई तुमने जोड़ने से पहले इसको ठीक क्यों नहीं किया? ठीक है, पहले जोड़ा उसके बाद में ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो जो इनकन्वीनियंस लोगों को ही, जो लोगों को दिखते हैं, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उठा करके अपारदर्शिता का एक प्रपंच जो ये रचा जा रहा है, इस प्रपंच के अंदर आप बता दो फैमिली आईडी से, परिवार पहचान पत्र से आप जो है HKRN के अंदर जॉब बांट रहे हैं। आप मुझे ये बता दें, जब से HKRN लागू हुआ है पिछले 3 साल से, एक भी मेरिट लिस्ट आपने पब्लिक की हो तो, एक भी कैंडिडेट का डाटा आपने पब्लिक किया हो? आप अपारदर्शिता की बात करते हैं ना, ये होती है ठीक है, चलिए मुझे लगता है प्रवीण जी ने आपके सवाल नोट कर लिए, वो उसका जवाब देंगे। मैं दीप कमल जी का रुख करता हूं, मैं दीप कमल जी का रुख करता हूं। ठीक है, नहीं ठीक है, साहब आपकी बात आ गई, आपने बता दिया कि आप क्यों चाह रहे हैं कि भाई ये पोर्टल से लोग परेशान हैं। दीप कमल जी,
एक और मुद्दा बहुत उठा हम लोगों ने देखा, और खासतौर से सड़कों से संबंधित, कि भाई सड़कें आप देखिए, आप गांव में जाएं या कहीं भी आप किसी शहर के अंदर भी चले जाएं, बहुत बुरा हाल है। कैसे इसको हम लोग देखें विपक्ष के इस आरोप को? हाँ देखिए, आज सड़कों से संबंधित कई विधायकों ने सवाल लगाए थे अपने अपने इलाके के, और ये बात ठीक है कि इस वक्त कई जगहों पर सड़कों में मरम्मत की ज़रूरत है। और क्योंकि थोड़ा लंबा मानसून रहा इस बार, मई के महीने में भी बारिश होती रही, जून में थोड़ी कम हुई, लेकिन जुलाई पूरा महीना बारिश का चलता रहा, और अगस्त में भी रुक रुक कर बीच बीच में बारिश हुई है। और कुछ इलाकों में तो बाढ़ की वजह से भी बड़ी संख्या में जो सड़कें हैं वो जो हमारे यहाँ की खराब हुई है, नेशनल हाईवे भी और जो छोटी सड़कें हैं वो भी। तो उनके लिए व्यापक स्तर पर जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग, जो मार्केटिंग बोर्ड है और जो अलग एजेंसियां हैं, वो अपना अपना काम, अपने अपने हिस्से की जो सड़कें हैं वो उनको इस अगले 3 महीने में दुरुस्त करेंगी। उसका पूरा जो रोड मैप है वो डिप्टी सीएम साहब ने विधानसभा में रखा भी है, और ये बताया भी है कि किस किस योजना के लिए कितना पैसा केंद्र के तरफ से या फिर राज्य की तरफ से आया है। और कुछ ऐसी सड़कें भी थी जो थोड़ा लंबे टाइम से खराब चल रही है, जिनके लिए क्लियरेंसेस वगैरह में देरी है, जैसे जींद से पानीपत की सड़क का एक मैटर था, और कुछ और भी सड़कों का था। उसका भी उन्होंने बताया कि कैसे उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है और पैसे उसके लिए बजट की तरफ से आ चुके हैं, लेकिन एनवायरनमेंट की क्लियरेंस का वहाँ एक मैटर है। साथ में कुछ और भी जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं सड़कों से संबंधित वो उन्होंने बताई है। और ये बात ठीक है कि कुछ जगहों पर सड़कों में वाकई इस वक्त मरम्मत की जरूरत है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ मानसून इस बार थोड़ा लंबा चला, और बीच में अगर मरम्मत शुरू भी कर देते तो भी उसका फायदा नहीं होता ऐसा, क्योंकि सड़क के लिए कम से कम 4-5 दिन तो एक सूखा मौसम चाहिए ही होता है, खुला हुआ मौसम। उसके दौरान अगर बारिश हो जाए तो नई बनी बनाई सड़क फिर से खराब हो जाती है। तो ये एक टेक्निकल अडॉप्ट की हुई प्रैक्टिस है हमेशा से, कि मानसून के वक्त जो है वो बहुत छोटी छोटी मरम्मत का ही काम किया जाता है, जो सड़कों को बनाने का काम है वो उसके बाद ही होता है। ठीक है विजयन जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो कोई बेरोजगारी से संबंधित था और अभय चौटाला इसको उठाते हुए नजर आए, हालांकि बाद में कुछ और भी पूछना चाह रहे थे, उसकी इजाजत उनको नहीं मिली, इसको लेकर काफी नोकझोंक हुई। कैसे देख रहे हैं आज के पहले दिन को आप? पहला दिन जो हरियाणा प्रदेश ने और विपक्ष ने उम्मीद लगाई थी कि सेशन ठीक चलेगा, मैं मानता हूं कि आज पहले दिन का सेशन प्रदेश हित में नहीं रहा। अभय सिंह चौटाला ने जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से बताने का काम किया कि किस प्रकार से आज हरियाणा प्रदेश का युवा पलायन की ओर जा रहा है, और एक हर गांव से 50-100 युवा जो है दूसरे देशों की ओर दूसरे देशों में जा रहे हैं। और वहां पर ऐसी भी ट्रेजेडी हुई है, जो एक लड़के का उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई वो वहां जाकर के वो उसकी डेथ हो जाती है और 4 बहनों का वो भाई था। तो इस प्रकार से जो युवा प्रदेश को छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं, इसके लिए सरकार क्या नीति लेकर के आ रही है, क्या उसका कोई समाधान सोचने का काम किया है, लेकिन इसके ऊपर सरकार किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि पहले ही हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो सरकार जो है ना रोजगार क्रिएशन करने के बजाय युवाओं को विदेशों की ओर भागने के लिए मजबूर कर रही है, जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी बात, अभी बता रहे थे सड़कों के बारे में, और इसका सड़कों की खराब हालत के लिए पूरा मानसून को ही उन्होंने दोष देने का काम किया। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जो शीतकालीन सत्र था उस समय यहाँ तक के सरकार के विधायकों और मंत्रियों ने भी सड़कों के सवाल उठाने का काम किया था। उन्होंने बताने का काम किया था कि हमारे शहरों में सड़कों की बहुत खस्ता हालात है। इस सरकार के समय में शुरू से ही सड़कों की इतनी खस्ता हालात हैं, और कई जगह तो मैं कहता हूँ खड़ों में सड़क है, सड़क में खड़ा होना एक अलग बात होती है, और बहुत बुरा हाल है। शहरों के अंदर आप जाकर के देखिए, बहुत ही बुरा हाल सड़कों का बना हुआ है। अगली बात, डीपी के ऊपर काफी लंबी बहस चली आ जा रही उसकी, और देखिए कितने गजब की बात है। जिस कंपनी ने इसको तैयार किया उस कंपनी को कुछ नहीं कहा गया। लगभग 90% परिवार पहचान पत्र गलत बनाए गए, और आज जिस प्रकार से रामचंद्र जांगड़ा का और रोहतक के मेयर का नाम वहां पर उभर करके आया कि उनको भी कार्ड इशू करने, उनको भी जो है ना कार्ड इशू करने का काम किया परिवार पहचान पत्र में। उनके 1,80,000 से कम दिखाई दी इनकम, और उनके नाम पेंशन के लिए रिकमेंड किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि दोनों ही करोड़पति अरबोपति आदमी हैं। ये बात सही है कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ना ही वो ऐसा एप्लीकेशन देंगे, लेकिन इतनी बड़ी कमी आने के बावजूद भी सरकार ने कोई जो है ना आशा
बढ़िया सा जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ ऐसे परिवार भी हैं जो मजदूर हैं और उनकी पत्नियां घर में अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उनकी आमदनी भी 2.5 लाख रुपए पर ईयर दिखाई। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग ये लेकर के आए और उन्होंने दिखाया कि देखिए सर हमारी इतनी आमदनी दिखा दी, मेरी घरवाली तो अनपढ़ और घर का ही काम करते, उनके 2.5 लाख रुपए दिखा करके उनके जो है ना सुविधाएं काटने का काम किया गया है। तो ये बिल्कुल रविंद्र ढोल जी ने जो बात की मैं उसका समर्थन करता हूं कि पहले पूर्ण रूप से परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाया जाता, दुरुस्त करवाया जाता और फिर इसके ऊपर जो सुविधा दे रही है गवर्नमेंट बाद में जोड़ने का काम किया जाना चाहिए था। ये सरकार का जो विजनहीन सरकार ने कार्य किया है इसकी हम निंदा करते हैं, वही सरकार से अपील भी करते हैं कि इसको ठीक करवाने का काम करें। और दूसरी आयु जी एक बड़ी अजीब आज मैंने सेशन में सुनी बातें और बड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। क्या हमारे प्रदेश में ये भी हालात है? एक जो ना शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर इतनी लंबी बहस चली कि शॉर्ट ड्यूरेशन कन्वेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं इसके ऊपर सवाल उठाए कि ये ऐसा नहीं हो सकता, शॉर्ट ड्यूरेशन कन्वेंशन को आप जो ना कॉलिंग अटेंशन में नहीं बदल सकते। और विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि पहले भी ऐसे होता रहा है इसलिए हमने कर दिया, यानी कि वहां क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। अजय सिंह चौटाला ने बार बार पूछा कि मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या उस प्रश्न का जवाब मुझे मिलेगा? अध्यक्ष महोदय इस बात को क्लियर नहीं कर पाए और इसके ऊपर काफी टाइम निकालने के बाद भी वो ये कि हाँ आपके प्रश्न का चलिए रेणु साहब, वो हम लोगों ने भी देखा कि थोड़ा क्लैरिटी वाली जो बात आप कह रहे हैं बहरहाल ठीक है, लेकिन थोड़ा जो मुद्दे आज उठे मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा और हो जाए। प्रवीण जी, दो बड़े महत्वपूर्ण थे, एक तो फसल बीमा को लेकर के सवाल सबसे ज्यादा थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ठीक है ढोल साहब आपकी रेणु साहब आपकी बात आ गई, मैं अभी जवाब लेता हूं। प्रवीण जी, एक तो फसल बीमा को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल थे और ये परिवार पहचान पत्र आपको नहीं लग रहा क्योंकि त्रुटियां बहुत ज्यादा मतलब कि आपको कैंप लगाना पड़ रहा होगा स्पेसिफिकली कि आप करेक्ट कराइए, तो आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि विपक्ष जो बात कह रहा है कुछ तो है उसके अंदर कि जनता परेशान है। प्रवीण जी, नहीं देखिए आयुष भाई, देखिए परिवार पहचान पत्र की वजह से किस तरह से पारदर्शिता आई वो मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण देके बताऊंगा सारी बात यहाँ पे। लेकिन हमने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो परियोजना है, इस योजना में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो उसके लिए सरकार लगातार उन त्रुटियों को खत्म करने के ऊपर काम कर रही है। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब आलोचना के नाम पे आपके तर्कों का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। आप जो रविंद्र ढोल है भाई है मेरे, लेकिन उन्होंने बड़ी गजब की बात की। वो कहते देखो जी प्रवीण जी जो है ना विषय को डाइवर्ट करने की प्रयास किया, यहाँ बात पारदर्शिता की नहीं है। अरे साहब, हमारे लिए सबसे प्रमुख बात ही पारदर्शिता की है, इसीलिए मैंने पारदर्शिता की बात की। आपके लिए पारदर्शिता इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है, ये तो हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिस्टम के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जो रिफॉर्म्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए हैं, उन रिफॉर्म्स को हम पिछले 8.5 साल से देख रहे हैं। मैं जिक्र भी कर चुका हूं, एक उदाहरण और दे देता हूं। जब मैंने डीबीटी का जिक्र किया, बुढ़ापा पेंशन का जिक्र किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था, आयुष डीबीटी होने से 3.25 लाख ऐसी पेंशन का पता चला जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके नाम का पैसा जा रहा। यह पारदर्शिता है। यह पैसा किसका था? हरियाणा के एक्सचेकर का, आम जनता का पैसा बचना शुरू हुआ। 1100 करोड़ रुपए साल के बचे थे डीबीटी की वजह से हरियाणा की जनता की। ये पारदर्शिता जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यही रिफॉर्म है जिससे कांग्रेस परेशान है। अब देखिए एक और बड़ी गजब बात कही रविंदर जी ने। रविंदर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सेल्फ डिक्लेरेशन की वजह से अगर उसने इनकम खुद सेल्फ अटेस्ट कर दी या सेल्फ डिक्लेयर करी है, उसकी वजह से योजनाओं का लाभ मिलना उसका बंद हो गया। अरे तो बात हो गई। अगर व्यक्ति खुद ये कहता है कि साहब मेरी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो जो नियम है, नियम के अंदर बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए इनकम ज्यादा चाहिए 1,80,000 रुपए, और वो कहता है जी मेरी तो है 5 लाख, तो स्वाभाविक है उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। मुझे ये बताइए इसमें गलत क्या है? जब व्यक्ति खुद कह रहा है वो ये बात, और वो खुद डिक्लेयर कर रहा है, तो जो काम नियमों के तहत हो उसमें बुराई क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं कांग्रेसी मित्र से। हमने तो बाकायदा बीपीएल कार्ड की जो नियम था कांग्रेस के समय में, जो इनकम की कैटेगरी कांग्रेस के समय थी, हमने तो उसको बढ़ा दिया था कि ज्यादा से ज्यादा परिवार उसके अंदर शामिल हो जाए। अब मैं बताता हूं पीपीई की जो बात। देखिए पीपीई इस बनने से लगभग 37 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन पकड़ में आ गए
जिन ट्रांजैक्शंस को हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का फ्रॉड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति किसी योजनाओं का लाभ ले रहा था जो पात्र नहीं था। उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि व्यक्ति की आमदन तो 5 लाख रुपए, लेकिन वो पेंशन ले रहा है, या व्यक्ति की आमदन जो है 5 लाख रुपए है और वो जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहा है, तो स्वाभाविक है जो आदमी नियमानुसार पात्र नहीं है उसको लाभ ना नहीं, लेकिन यहां पर तर्क यह था कि आप पहले इसको सही कर लेते, एक बार परिवार पहचान पत्र सब सही तरीके से बन जाते, उसके बाद योजनाओं को आप उसके साथ जोड़ देते। अभी तो क्या आप लोगों ने किया, क्योंकि आपने उसी के ऊपर आधारित कर दिया और जिनका गलत बना हुआ उनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो वो जो आदमी उसके लिए एलिजिबल है वो तो फंस गया ना इनमें। नहीं आयुष भाई, आपको याद दिला दूं, जब ये परिवार पहचान पत्र बना, उसके अंदर जब बीपीएल कार्ड का विषय आया कि बीपीएल कार्ड कटे, हालांकि उस वक्त विपक्ष ने कहा जी 5.5 लाख कार्ड कटे, हालांकि 12.5 लाख नए कार्ड बने। आयुष भाई ये इंपॉर्टेंट है, 12.5 लाख नए कार्ड बने जनवरी के अंदर, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने एक बात को घोषणा की थी कि जो लोग बीपीएल कार्ड पे राशन ले रहे हैं उनको 1 महीने का राशन ऐसे ही मिलता रहेगा और वो अपनी जो त्रुटि है उसको उस 1 महीने में ठीक करवा सकते हैं। सरकार ने तो बाकायदा घोषणा की थी, सरकार ने वो बेनिफिट रोका नहीं था और सरकार ने कहा था कि वो बेनिफिट आपको मिलेगा लेकिन आप अपनी त्रुटियों को ठीक करवा लीजिए, और लोगों ने अपनी त्रुटियां ठीक करवाई और लगातार सरकार जो है उन त्रुटियों को ठीक कर रही है। तो हम जो बात कह रहे हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे हैं। अभी एक और बात कोई अरविंदर जी ने, मैं बड़ा हैरान, ये कहते हैं जी सीईटी के अंदर बच्चों ने गलत जानकारी देके हजारों बच्चे जो एग्जाम में बैठ गए, हालांकि ये विषय लेके कुछ लोग कोर्ट में गए थे। माननीय हाई कोर्ट ने उस वक्त भी बोर्ड को ये परमिशन दी थी कि आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए। उसमें विषय क्या था कि जो बच्चों ने जो कैटेगरीज थी, जिन कैटेगरीज के अंदर बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जैसे फादरलेस का सर्टिफिकेट या इनकम कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो कुछ लोगों का कहना यह था कि साहब अगर मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है तो 5 लाख बच्चों के फिजिकली वेरीफाई करो ये डॉक्यूमेंट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट के अंदर जब ये विषय आया तो बोर्ड की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि एग्जाम जिन लोगों के डॉक्यूमेंट आ गए हैं और डॉक्यूमेंट उनके एज पर कैटेगरी है उनका एग्जाम लेंगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी, मेरिट में जो 40,000, 50,000 या 60,000 बच्चे आएंगे उनके डॉक्यूमेंट हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे। और हमने एक एफिडेविट लेते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत जानकारी दी है तो चाहे नौकरी लग जाए उसके बाद भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और यही सिस्टम पूरे देश में है। हर प्रदेश का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है इसी सिस्टम को अडॉप्ट करता है, लेकिन रविंद्र जी यहाँ बैठ के इसकी आलोचना कर रहे हैं। चलिए, ये मेरा कहना है। रविंद्र जी, अभी रविंद्र जी, हाँ रविंद्र जी, देखिए बातों को डाइवर्ट करना, बातों को मिसलीड करके बातें करना, मेरी बातों में से इन्होंने जो चीज निकाली वो पूरी तरह से झूठ। मैंने कहा था सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे बेनिफिट दिए जा रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा था सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे विड्रॉ हो रहे हैं। जो ये नंबर दिए गए, जिन 3-5 नंबरों की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे दिए गए, उनमें से 42,000 लोगों ने तो विड्रॉ किए। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं प्रवीण जी, आज चैलेंज करता हूं, लगभग 20,000 लोग, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 20,000 लोगों ने फर्जी नंबर लेकर के पेपर दिया है। उन 20,000 लोगों की जगह 20,000 यदि आप जेन्युइन लोगों को वहां पर बिठाते तो आपकी प्रक्रिया को पारदर्शी माना जाता है। आपकी अपारदर्शिता और भद्दी जिस प्रक्रिया का आपने इस्तेमाल किया, इसमें किसी व्यक्ति को यही नहीं पता कि किस व्यक्ति ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और उस व्यक्ति ने किस पोस्ट के अंदर पेपर देने का काम किया है। ये तो है इनका फर्जी सिस्टम। अब आ गया फर्जी सिस्टम, इन्होंने कहा 12.5 लाख बीपीएल के कार्ड बने। मैं ये कह रहा हूं जो 12.5 लाख आपने बीपीएल के कार्ड बने वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे बनाई गई इनकम है। क्या गारंटी है कि जिन लोगों के आपने कार्ड बनाने का काम किया है वो सभी के सभी जेन्युइन है या पात्रधारी है? और क्या गारंटी है कि आपने जो जेन्युइन और पात्रधारी उनके कार्ड नहीं काटने का काम नहीं किया है? जो इनका ये परिवार पहचान पत्र के नाम से फर्जी प्रपंच चल रहा है, गैर कानूनी, इसको मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बिल्कुल केंद्र का जो आधार एक्ट है 2016 उसका वायलेशन, ब्लेटेंट वायलेशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का ब्लेटेंट वायलेशन करके जिस प्रकार से इन्हें फर्जी परिवार पहचान पत्र लागू किया है उसके ऊपर इन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। यदि ये नहीं करेंगे तो आने वाले सरकार में, आने वाले समय में जब इनके घोटाले खुलने स्टार्ट होंगे इनको तब पता लगेगा कि पारदर्शिता और अपारदर्शिता कौन सी होती है। मैं बताऊं अपारदर्शिता क्या होती है? मैं जवाब देना चाहूंगा उनका। अंदर की आरटीआई का 70 लाख आरटीआई का रिकॉर्ड जो है आपने
डिलीट करने का काम किया पब्लिक डोमेन से। आपने सूचना के अधिकार अधिनियम जो कांग्रेस लेकर के आई थी पारदर्शिता के लिए, उसको खत्म करने चलिए। का आपने उसके डोल साहब, पैर अब काटने आप का कह रहे हैं काम कि भाई ये किया। तो पारदर्शिता ही खत्म मैं कर जवाब रहे देना हैं। चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा प्रवीण जी, बहुत जल्दी अभी से, भाई फिर मैं देखिए दीप कमल जी का रुक हाँ, रहा हूँ। हालांकि देखिए मैं रविंद्र जी को फिर एक बात कहूंगा, इनको परेशानी होगी इस बात की, अगर आपको लगता है कि सरकार ने कोई कानून सम्मत काम नहीं किया, आप तो वकील हैं, हाईकोर्ट में बैठे रहते हैं, चले जाइए हाईकोर्ट। दूसरा, अब देखिए इन्होंने क्या खेल, तभी मैं कहता हूं कि आलोचना का स्तर इतना नीचे मत लेके जाइए। ये बार बार जिस मामले में माननीय हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यह कहा कि आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए, जो प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है, क्या हाईकोर्ट ने उस प्रोसीजर के ऊपर रोक लगाई? लेकिन या तो हाईकोर्ट को समझ नहीं आ रही है या रविंद्र जी को समझ नहीं आ रही है। दूसरा, जब एड निकलती है, एड में ये क्लियर मेंशन किया जाता है कि अगर किसी भी बच्चे ने कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यही एजेंसी का काम है। और अगर आपको लगता है ये गलत है, फिर मैं वही बात कहूंगा, इनको ऐतराज बड़ा होता है, भाई बाकी राजस्थान में यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, हिमाचल में ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, फिर ये कहेंगे जी वहां की बात मत कीजिए आप। भाई जिस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और फिर देखिए एक और इन्होंने बड़ी बात की कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे बेनिफिट दे रहे हैं। मेरा जानना यह है कि पहले कांग्रेसी ये तय कर ले कि कहना क्या चाह रहे हैं। हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं कि साहब आपने लोगों के बेनिफिट रोक दिए, हुड्डा साहब तो ये कह रहे हैं आपने 5.5 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए, रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। पहले ये तय करें कि कांग्रेस को कहना क्या है। और मैं इसीलिए बात कहता हूं कि परेशानी का बड़ा कारण क्या है। कांग्रेस ने ढकोसला किया किसान हितैषी होने का, जब हमने आंकड़े जनता के सामने रखे, किसान भाइयों ने जब हमारी बात सुनी तो कांग्रेस परेशान होनी शुरू होगी। अब जैसे रोजगार के ऊपर विषय बात हो रही थी, जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई हमने 1,10,000 से ज्यादा सरकारी पक्की नौकरियां दे दी हैं, 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में है, आप तो इसके आसपास भी नहीं थे 10 साल के अंदर, तो तुरंत इनका जवाब क्या आना शुरू हो जाता है कि साहब आपने जो लोग कौशल रोजगार निगम के जरिए लगाए हैं उनके विषय में बात कीजिए। फिर हम ये बात कहते हैं कि साहब ये वो सरकार है, मनोहर लाल जी रोजगार देने के लिए जितनी योजनाएं लेके आए, आपकी सरकार में गिनवा दीजिए कितनी योजनाएं थी रोजगार देने की। चलिए, हमने तो बाकायदा नहीं ठीक है, अभी तो और चलेगा सत्र, हम लोग देखेंगे कि और किन किन मुद्दों पर और क्या क्या जवाब इधर से आते हैं और ये उठाते क्या है सवाल। ठीक है दीप कमल जी, आप अपने समय की चर्चा तो कीजिए, ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपसे। दीप कमल जी, ठीक है, प्रवीण जी ठीक है, बात आ गई आपकी। दीप कमल जी, सड़कों का मुद्दा उठा, विजेंद्र रेड्डी जी भी यही बात कह रहे थे, और जब हम लोगों ने देखा शीतकालीन सत्र में भी यही सड़कों का मुद्दा उठ रहा था, तब भी आप लोगों ने यह कहा था कि हम सर्वे कराकर सही करेंगे। लेकिन अगर लगातार कांस्टेंट वही मुद्दे, बार बार की सड़कें सही नहीं है, तो फिर कैसे माना जाए कि सही काम हो रहा है विभाग में? देखिए, सड़कों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, 2 तरीके की डिमांड थी विधायकों की। एक तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं उनके बारे में वहां के विधायक पूछ रहे थे, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी थे जो कि ऑलरेडी जिनका काम चल रहा है, जैसे आदमपुर के एक फ्लाईओवर का काम था, उसके बारे में पूछा गया कि भाई कब तक पूरा हो जाएगा, तो वो उनको बता दिया, नवंबर की तारीख दे दी गई कि 10 नवंबर इसी साल की, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा, और अब 75% हो गया है। दूसरा, जैसे मैं जींद पानीपत का बता रहा था, तो उसके अंदर बता दिया गया कि जींद से लेकर सफीदों तक 10 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी, और सफीदों से लेकर पानीपत तक 4 लेन सड़क बनेगी। तो और जो दूसरे टाइप की सड़कों की दिक्कत थी, वो बाढ़ से जो खराब हुई सड़कें हैं, चाहे बाढ़ में डूबने की वजह से हुई हो या एक नॉर्मल बारिश में मानसून के मौसम में चाहे पानी ना भी भरा हो तो भी सड़कों की हालत कई जगह पर खराब होती है, उसको लेकर था। तो वो क्योंकि एक अब जाके थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा ठहराव आएगा 1 हफ्ते बाद, कि उसके बाद बारिश शायद ऐसे ना हो, तब ही उसकी कोई प्लानिंग बनेगी। इस बीच देखो आयुष जी, जो एक मैटर ये जो पीपीपी से संबंधित चल रहा है, या ये बात है कि भाई उससे क्या फायदा और क्या नुकसान, मैं मानता हूं कि हर सरकार थोड़ी पारदर्शिता लाने के लिए, थोड़ा लोगों का काम आसान करने के लिए स्टेप्स उठाती है। पिछली सरकारों ने भी उठाए होंगे, कांग्रेस की सरकारों ने भी उठाए होंगे, कुछ कदम तो उठाए ही होंगे कि चीजों को आधुनिक किया जाए, कंप्यूटरीकृत किया जाए। हर एक डिपार्टमेंट में लगातार काम होते रहते हैं। उनसे पहले दिन ही सफलता मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता है देश में, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो। शुरुआत में लोगों ने उनको लेकर दिक्कतें ही बताई कि उससे ये दिक्कत हो रही है, ये फ्रॉड हो रहा है, या यहाँ पर लाइन में लगना पड़ रहा है। वो सारी चीजें हुई, लेकिन बाद में उनसे ऑटोमेशन जब आया और चीजें अपने आप होने लगी, लोगों को उसकी समझ आ गई, तो बहुत फायदा भी हुआ। चाहे वो इससे मतलब सबसे जो आसान काम था कि ट्रेन की रिजर्वेशन जब ऑनलाइन हुई तो बीच में एजेंट बैठ जाते थे और वो सारी टिकटें बुक करके बैठ जाते थे, और उनको फिर ब्लैक में बेचते थे उन्हीं पैसेंजर्स को जिनको वो टिकटें चाहिए थी, क्योंकि
एजेंट को तो कोई सफर करना नहीं, लेकिन वो 20-20, 30-30 सीटें बुक करके बैठ जाते थे अपने पास पैसा इन्वेस्ट करके और फिर ब्लैक में बेचते थे। उसका तरीका निकला कि सबकी आईडी बनेगी, सब एक टाइम में इतनी ही कर सकते हैं और अपने आई कार्ड वगैरह उसमें अपलोड करेंगे। चाहे नेट बैंकिंग की बात हो, चाहे हमारे हरियाणा में ही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो पिछले 3-4 साल से ज़्यादा यूज में हो रहा है, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीम है और चाहे किसानों के खातों में जाने वाले रकम है, उसके लिए पहले साल में बहुत दिक्कतें आई, दूसरे साल में उससे कुछ कम आई, और अब इस साल जो हमने गेहूं के सीजन में दिया और पिछले साल धान के सीजन में भी दिया, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसमें 99% से ज्यादा किसानों के खातों में 48 घंटे में पैसा पहुंच गया। जो बीच में किसी के नाम में, किसी के अकाउंट नंबर में कोई डिटेल में गड़बड़ रह जाती है, उसका भी प्रोसेस है, वो भी उसको ठीक करवा कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा ले लेता है। तो उसमें कम से कम देरी और लीकेज तो नहीं हुई ना, वो चीजें तो इंप्रूव होती हैं टाइम के साथ। तो ये तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा प्रोसेस है। हाँ, पीपीपी में जरूर ये है कि शायद थोड़ी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो और थोड़ा सा और उसको तसल्ली से बैठकर ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सुविधाएं पीपीपी कार्ड से जुड़ जाती है, बंद जाती है, मजबूरी हो जाती है कि अगर आपके पीपीपी में कोई गड़बड़ है तो आपको समझ में नहीं आता है कि आप किससे मिलो, जाकर एसडीएम से मिलो, डीसी से मिलो, कोई अधिकारी अफसर बैठा है, वो तुरंत कोई, वो लोग भी कई बार बड़ी लाचारी महसूस करते हैं कि ये तो कंप्यूटर से ही और पीछे से बैकएंड से ही ठीक होगा। उसको लेकर भी सरकार ने पिछले 3 महीने में स्टेप उठाए हैं, स्पेशल कमेटी बनाई है, स्पेशल कैंप लगाए हैं। और दीपकमल जी, हम लोग उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि पीपीपी एक बड़ा मुद्दा हम लोग देख रहे हैं कि बनता हुआ नजर आ रहा है। जितना जल्दी आप लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे उतना और ज्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज पहला दिन था, आज सदन के अंदर आपने देखा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और सोमवार को दोबारा से जब ये कार्रवाई शुरू होगी तो देखना यह है कि विपक्ष जिन सवालों को उठाता है उसका जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।